हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अकाउंट ऑफिसर। आप सबका स्वागत है अपने टीम CA1 एग्ज़ाम के इस ऑनलाइन पोर्टल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बेहतरीन होंगे, पढ़ रहे होंगे। नई वैकेंसी आई है रिको के अंदर AAO की। जो लोग एलिजिबल हैं ज़रूर फॉर्म भरें। सिलेबस उसका काफ़ी सिमिलर है, तो आप बिल्कुल उसको मिस ना करें। और हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स। मैं भी थोड़ा बीच में 2-3 दिन गांव की साइड चला गया था, अब वापसी की है, तो वापस स्टूडियो के माध्यम से अपनी क्लासेस शुरू कर रहे हैं हम लोग। एक छोटा सा बीच में मैं आपको थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि एक तो अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आए तो डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दूसरी चीज़, जिन लोगों ने कोर्सेज ले रखे हैं उनको काफ़ी चलाने में समस्या आती है, वेबसाइट पे कैसे चलाएं कोर्स, उसको ऐप में कैसे चलाएं। तो आपको अगर ऐसी कोई समस्या है, कल तक एक ट्यूटोरियल वीडियो हम इसके ऊपर अपलोड कर देंगे। उस ट्यूटोरियल वीडियो के अंदर आपकी कोई भी दिक्कत होगी वो सारी उसके अंदर कवर कर देंगे, तो आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो आप उसके ऊपर व्हाट्सएप कर दीजिए। कोई भी अगर आपको समस्या होती है, देर सवेर हम उसका डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे और आपकी समस्या को समाधान करेंगे। हमारी तरफ से हमारा एफर्ट है कि आपको सबसे मेन तो एजुकेशनली, जिस पर्पज़ के लिए आप इतना ये सारा कर रहे हो, टाइम दे रहे हो अपना, तो भले आप फ्री में दे रहे हो लेकिन आपका समय का आपको बेस्ट आउटपुट हम दे पाएँ, हमारी मेन चीज़ तो ये कोशिश है। दूसरा, इससे जुड़े हुए आपके जो भी समस्याएं छोटी मोटी, चाहे किसी भी तरह की है, एजुकेशन से, पढ़ाई से रिलेटेड या दूसरी कोई टेक्निकल, तो भी हम कोशिश करेंगे आपकी इन परेशानियों को समाप्त करने की। तो चलिए, हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में अभी तक क्या पढ़ा है हमने? सबसे पहले हमने इकोनॉमिक का बेसिक पढ़ा था। उस बेसिक के अंदर बेसिकली इकोनॉमिक्स होती क्या है उसको हमने समझा। हमने अर्थशास्त्र को थोड़ा सा ऐसे डिफाइन किया कि जो अपने पास संसाधन है वो बहुत कम है, ज़रूरतें बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में उन संसाधनों का किस तरीके से इस्तेमाल करना है, बस यही इकोनॉमिक्स है। अब फिर हमने कहा कि यहाँ से इसी दिक्कत की वजह से 3 समस्याएं पैदा होती है किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए, कि सबसे पहले तो इन संसाधनों से क्या बनाएं, कैसे बनाएं और किसके लिए बनाएं। फिर हमने कहा 3 तरह की नॉर्मली अर्थव्यवस्थाएं होती है इस दुनिया के अंदर, हम 3 तरह से बांट सकते हैं उनको। एक होती है फ्री इकोनॉमी, जहाँ बिल्कुल जो है प्राइवेट ओनरशिप होती है, प्राइवेट लोगों के मालिकाना हक पे वो चाहे जो करे, चाहे जो बनाए, अपने संसाधन अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी तरह की कैटेगरी आती है कंट्रोल, जहाँ पे सारा कुछ कौन कंट्रोल करती है, एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है या गवर्नमेंट होती है वो। और एक तीसरी मिश्रित यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। देन उसके बाद ये बेसिक पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट चीज़ पे आए थे, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर यानी उपभोक्ता का व्यवहार। अब यहाँ पे हमने पहली चीज़ यानी उपभोक्ता किसको बोलते हैं? कोई भी व्यक्ति जो गुड्स या सर्विसेज का फाइनली कंजम्पशन करता है, उसको फाइनली उपभोग करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उपभोक्ता यानी कंज्यूमर। फिर दूसरी बात हमने कहा कि इस चैप्टर के अंदर हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं? डिमांड, सप्लाई, इलास्टिसिटी, ये सारे कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स के इस कंज्यूमर के ऊपर ही बेस्ड है कि ये उपभोक्ता किस तरीके से व्यवहार करता है, तभी तो ये थ्योरी बनेगी आगे डिमांड की, सप्लाई की। तो उसके लिए हमें जानना ज़रूरी होता है उपभोक्ता का व्यवहार, उसको समझना ज़रूरी होता है। तो ये उपभोक्ता का व्यवहार या कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी हमने पढ़ना शुरू की थी। इसके अंदर पहली चीज़ हमने देखी थी कि जो वांट्स होती है, ह्यूमन वांट्स यानी इच्छाएं या आवश्यकताएं, वो कितने तरह की हो सकती है। तो सबसे पहले तो हमने कहा जो इच्छाएं होती है, वांट्स होती है, उनके कई तरह की फीचर्स होते हैं। जैसे सबसे पहले वो अनलिमिटेड होती है, कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है। हमने सिंघम का एग्जाम्पल लिया था कि वो एक है थ्योरेटिकली, वो भी मूवी में, जिसकी ज़रूरतें कम है, बाकी सबकी ज़रूरतें अनलिमिटेड होती है। चाहे जिसके पास जितना पैसा है उसकी ज़रूरतें क्या है? अनलिमिटेड ही रहती है मनुष्य की। दूसरी चीज़, ऐसी कोई भी ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, वांट नहीं है जिसको सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। फिर वांट्स जो है वो रेकरिंग नेचर की होती है, मतलब दोबारा भी आ सकती है, एक के बाद एक बार आपने खाना खाया वापस भी आपको भूख लगेगी। उसके बाद हैबिट में भी कन्वर्ट हो सकती है वांट, आपने बार बार कंज्यूम किया तो वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, जुबा केसरी, एक बार जुबा केसरी होने के बाद फिर विमल खाना ही पड़ता है, तो वो हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये कुछ हमने वांट्स के जो है वो फीचर्स देखे थे कि वांट्स जो है वो कैसी होती है। फिर समय, टाइम और प्लेस पर्सन टू पर्सन चेंज होती रहती है। सुबह के टाइम आपको अगर अलग ज़रूरत होगी चाय की, शाम को आपको पैक की ज़रूरत होगी, फिर मौसम के हिसाब से सर्दी पड़ेगी तो अलग ज़रूरत होगी, फिर गर्मी में अलग होगी। पर्सन टू पर्सन, कोई बिल्कुल ज्ञानी बाबा टाइप का व्यक्ति है तो उसको गीता रामायण इनकी ज़रूरत पड़ेगी, कोई बिल्कुल प्ले बॉय है तो फिर उसको हो सकता है अलग चीज़ों की ज़रूरत हो। तो ये डिपेंड करता है, जो आवश्यकताएं होती है समय, व्यक्ति और टाइम के हिसाब से क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है।
उसके बाद हमने ये जो आवश्यकताएं हैं इनको हमने बांटा था। सबसे पहले हमने कहा नेसेसिटीज, ऐसी चीज़ें जो ज़रूरत होती है, आवश्यकताएं होती है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। दूसरी चीज़ हमने कहा था कंफर्ट्स, मतलब जो नेसेसिटी तो नहीं है लेकिन जीवन को आसान बनाने के लिए इन चीज़ों का उपभोग हम लोग करते हैं, जैसे टीवी, पंखा, फ्रिज, कूलर, इस तरह की चीज़ें। फिर नेक्स्ट था लग्जरीज, मतलब इनके बिना तो बिल्कुल जीवन चल सकता है, लेकिन जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है तो वो पैसा कहाँ खर्च करें, तो वो फिर लग्जरीज में खर्च करते हैं, महंगी कार, बड़ा घर, लग्जरी ज्वेलरी और इस तरह की चीज़ें, ये जो होती है कलेक्शन होता है, बड़ी बड़ी पेंटिंग्स होती है, ये सारे लग्जरीज के अंदर आते हैं। तो ये अपन आवश्यकताओं को इनमें बांट सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर पैसा कम होगा तो वो नेसेसिटीज़ की डिमांड करेगा, जैसे ही थोड़ा पैसा आएगा, मिडिल क्लास में आएगा तो वो कंफर्ट्स की तरफ जाएगा, घर में एसी, कूलर, पंखा ये लगाएगा। फिर और पैसा आएगा तो फिर वो लग्जरी की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ बेसिक सी बातें थी। अब उसके बाद जो हमने डिस्कशन किया ना वो बड़ा काम का है, उसको मैं एक बार आपको क्विकली बताना चाहूँगा यहाँ पे, तो आप ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, शुरू करूं? देखिए हमने क्या पढ़ा, हमने कहा हम पढ़ रहे हैं क्या, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, यानी उपभोक्ता का व्यवहार कैसा होता है, उसको हम डिस्कस कर रहे थे। हमने कहा इसके लिए दुनिया में दो ही तरह की थ्योरीज पाई जाती है उपभोक्ता के व्यवहार से संबंधित। कौन कौन सी दो तरह की थ्योरीज? एक कि जो सेटिस्फैक्शन होता है, क्या सेटिस्फैक्शन, मतलब जिसको हमने कहा था यूटिलिटी या उपयोगिता। क्या होता है सेटिस्फैक्शन? देखिए कोई भी ये वांट है आपकी, यानी आवश्यकता है, उस वांट को क्या किया गया, सेटिस्फाई किया गया, यानी संतुष्ट किया गया। जब ये वांट आपकी संतुष्ट होगी तो आपको क्या मिलेगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, यानी संतुष्टि मिलेगी, जिसको अपन क्या कहते हैं, यूटिलिटी। मैंने सिंपली कहा था मज़ा, कोई भी चीज़ को कंज्यूम करके या इस्तेमाल करके उपभोक्ता को जो मज़ा मिल रहा है, जो यूटिलिटी मिल रही है, वो क्या कहलाती है, यूटिलिटी कहलाती है, वो सेटिस्फैक्शन कहलाता है। मतलब कोई एक आवश्यकता है आपकी, जैसे मुझे भूख लगी, खाना मिला, तो खाना खाने से मुझे क्या मिली, उसकी उपयोगिता यानी यूटिलिटी मिली। ठीक है, तो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। वांट हम पढ़ चुके थे कि वांट अनलिमिटेड होती है, फिर समय और टाइम के हिसाब से वो चेंज होती रहती है, इस तरह की बातें हमने डिस्कस कर चुके थे। अब थोड़ा सा आगे, जो ये वांट होती है, जो ये उसको सेटिस्फाई किया जाता है, तो हमें क्या मिलती है, यूटिलिटी मिलती है। अब दो तरह की थ्योरी है दुनिया में, समझना। एक थ्योरी तो कहती है पहली कि जो ये किसी भी चीज़ को कंज्यूम करने से जो हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, जो हमें उपयोगिता मिल रही है, जो हमें यूटिलिटी मिल रही है, हम उसको मेज़र कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, यानी उसको नाप सकते हैं, माप सकते हैं, कुछ भी कह दीजिए आप। दूसरी थ्योरी कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा थोड़ा ही होता है, कितना मज़ा मिला खाना खा के, उसको कैसे नापोगे आप, नापने का कोई तरीका ही नहीं है। तो ये दूसरे वाले क्या कहते हैं, नॉट मेजरेबल, यानी नहीं नापा जा सकता भाई इनको। ठीक है, बात समझ आई यहाँ तक? जिसने कहा नाप सकते हैं, उन भाई साहब का नाम था क्या, अल्फ्रेड मार्शल, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे। क्या नाम है इनका, अल्फ्रेड मार्शल। और ये थे कौन, एलन और हिक्स, एलन एंड हिक्स। हमने शॉर्ट में कहा AH और AM, अल्फ्रेड मार्शल और एलन एंड हिक्स। अल्फ्रेड मार्शल की पहले बात करते हैं। ये क्या कहते हैं कि जो उपयोगिता आपको मिल रही है, जो सेटिस्फैक्शन आपको मिल रहा है, उसको हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। ठीक है, और कैसे नापेंगे, तो इन्होंने नापने के लिए यूँ ही आर्बिट्री मन से क्या कह दिया कि यूटिल्स, क्या नाम दिया, यूटिल्स। यूटिल्स मतलब जैसे किलोग्राम में नापते हैं, लीटर में नापते हैं, किलोमीटर में नापते हैं, वैसे ही उन्होंने यूटिलिटी को यानी उपयोगिता को नापने के लिए किससे नाम दिया,
आपकी यूटिल्स, जैसे उसने कहा 10 के बराबर मुझे मजा है, तो ये 10 क्या है, यूटिल्स है, ठीक है, यूं ही नाम है, बाकी वास्तविक जीवन में इसका कोई अस्तित्व नहीं है, सिर्फ ये थ्योरी के लिए पढ़ रहे हैं। अब सुनना, जो अल्फ्रेड मार्शल ने बात कही वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, उसको समझना ज़रूरी है, उसका यूज़ आएगा आके आपके थ्योरी ऑफ डिमांड के अंदर। कहाँ पे, थ्योरी ऑफ डिमांड के अंदर। तो ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। फिर अब ये तो हम रिवीजन कर रहे हैं सिर्फ। इन्होंने क्या कहा, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, सीमांत उपयोगिता, क्या कहते हैं इसको, मार्जिनल को कहते हैं सीमांत और यूटिलिटी को कहते हैं उपयोगिता। इन्होंने सिंपली इतना कहा कि देखिए जैसे एप्पल है, सेब है, पहली यूनिट कंज्यूम की तो आपको कितनी यूटिलिटी मिली, 10, दूसरे में मिली आपको 8, तीसरे में मिली आपको 6, चौथे में मिली 4, तीसरे में मिली 2, सॉरी मैं उल्टा कैसे चल गया, चौथे के बाद 5वें में मिली 2 के बराबर, छठे में कुछ भी नहीं मिला, और 7वीं एप्पल अगर आपको दोगे तो उल्टा वो आपको फायदे के बजाय क्या करेगी, नुकसान मिलेगी। मतलब हर जो अगली यूनिट आप जो कंज्यूम कर रहे हो, एक कंज्यूमर जो लगातार कंज्यूम कर रहा है कंटिन्यूसली, एक के बाद दूसरा सेव, दूसरे के बाद तीसरा सेव, तो जो उसको पहले में जो मज़ा आया 10 के बराबर, क्या दूसरे में उतनी उपयोगिता मिलेगी, नहीं, क्योंकि अब उसकी कुछ भूख मिट चुकी है। फिर तीसरे में और कम हो गई, चौथे में उसको 4 के बराबर उपयोगिता मिली, 5 में 2 के बराबर, छठे में उसको कुछ भी उपयोगिता मिली, क्योंकि अब उसका पेट पूरा भर चुका था। अब 7वीं और एप्पल दोगे तो उल्टा उसको क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, मतलब उसको उल्टी भी हो सकती है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, तो उसकी नेगेटिव यूटिलिटी भी हो सकती है। तो ये जो हमने यूटिलिटी कहा, ये कौन सी यूटिलिटी है, ये मार्जिनल यूटिलिटी है, शॉर्ट में इसको बोलते हैं MU। मार्जिनल का मतलब होता है हर एक एडिशनल पे क्या मिलता है, जैसे मार्जिनल कॉस्ट आप पढ़ते हो ना, कि एक चीज़, एक प्रोडक्ट एक्स्ट्रा बनाया तो उसकी कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी, उसको कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ठीक वैसे ही पहले 0 सेव कंज्यूम कर रहे थे तो 0 यूटिलिटी मिल रही, तो पहला कंज्यूम किया आपने सेव तो एक्स्ट्रा कितना मिला, 10, दूसरे में कितना मिला एक्स्ट्रा, 8, तो एक कॉलम आ गया यहाँ, हमने कहा टोटल यूटिलिटी का। अगर टोटल यूटिलिटी नापोगे तो पहले में 10, दूसरे में हो गई 18, तीसरे में हो गई 24, फिर हो गई 28, फिर हो गई 30, फिर वापस क्या हो गई 28, कम होना शुरू हो गई। ठीक है, तो बस यही है क्या, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। इन्होंने मार्जिनल यूटिलिटी का एनालिसिस किया, और फिर इसके बाद 3 जो है इसके ऊपर सिद्धांत दिए। क्या सिद्धांत है, पहली चीज़ कि जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो हमेशा क्या होती है, डिमिनिश करती है, यानी घटती जाती है। हर अगली यूनिट के कंजम्पशन पे ये क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी घटती रहती है। ठीक है, दूसरी चीज़ इन्होंने कहा जो टोटल यूटिलिटी है, कुल उपयोगिता जो प्राप्त हो रही है, वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती है, लेकिन घटती हुई दर से। कौन सी दर से, घटती हुई दर से, मतलब जो बढ़ने की स्पीड है वो लगातार कम हो रही है। देखिए फर्स्ट सेव कंज्यूम किया तो 0 से सीधा इसको 10 का यूटिलिटी फ़ायदा मिला, 10 से बढ़ोतरी हुई, दूसरे में सिर्फ 8 से ही बढ़ोतरी हुई, फिर 6 से ही हुई, फिर 4 से ही हुई। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ इन्होंने क्या बोली कि जो टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम होगी, सबसे अधिकतम उसको यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी कहाँ मिलेगी, जहाँ उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 0 है। ये हम पढ़ चुके हैं। देखिए छठी एप्पल पे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 0 है, उसको, सॉरी मैंने गलत लिख दिया है ना, 0 या 30 ही होगा ना, तो उसको अधिकतम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कितना, 30 का। ये उसका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है, मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी है। ओके, और फिर उसके बाद ये क्या होना शुरू हो जाती है, टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। ओके, मैक्सिमम पहुंचने के बाद वो घटना शुरू हो जाती है। ये इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, इसी को हमने क्या कहा था, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, सीमांत उपयोगिता विश्लेषण। कि मार्जिनल यूटिलिटी का भाई व्यवहार इस तरीके से होता है, कोई भी कंज्यूमर है एक के बाद एक के बाद एक के बाद सेव दबाता जाएगा तो इधर उसकी यूटिलिटी जो है हर अगले सेव पे उसको कम प्राप्त होगी, लेकिन उसकी टोटल यूटिलिटी जो है वो बढ़ती जाएगी, लेकिन बढ़ने की दर क्या होगी, कम होगी, और एक पॉइंट पे जाके वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, अधिकतम पहुंच जाएगी, और उस पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, 0 होगी। ओके, समझ सकते हो। देखिए 0 होने का मतलब क्या है कि अब उसको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिला, जितना बढ़ना था बढ़ चुके हो, अब उल्टा क्या होगा, कम होगी, तो ये अधिकतम पॉइंट यही होगा। इसके बाद तो वापस घटना शुरू हो जाएगा।
चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी कुछ हमने अजम्पशंस पढ़ी थी, ध्यान से समझिएगा, इस पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अजम्पशंस, पहली चीज रैशनैलिटी, मतलब कंज्यूमर क्या है, रैशनल है, मतलब समझदार है। ये विद्युत विभाग की संपत्ति है, विद्युत विभाग क्यों फोन कर रहा है रात को। रैशनैलिटी का मतलब क्या होता है, देखिए कंज्यूमर जो है वो रैशनल है, मतलब बुद्धिमान है। अगर कोई शराबी है, पैग लेके बैठा है, हमने एग्जाम्पल लिया, एक के बाद दूसरा वो वापस मांगेगा, उसको तो मज़ा ज़्यादा ही आएगा, यूटिलिटी कम होगी नहीं, तो वो बुद्धिमान है। दूसरी चीज़ कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी, मतलब जो यूटिलिटी को है हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ये इसकी अजम्पशन है, ये इसका अवधारणा है। अगर हम कहेंगे यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते तो ये पूरा एनालिसिस क्या हो जाएगा, आपका फेल हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर में बांट नहीं सकते। और हमने ये कहा था कि ये दो थ्योरीज है, एक जो कहता है मेजर कर सकते हैं और दूसरा कहते हैं मेजर नहीं कर सकते। तो इसको तो वो कहते हैं क्या, इसको बोलते हैं अपन क्या, कार्डिनल अप्रोच। क्या कहते हैं, कार्डिनल अप्रोच। और इसको बोलते हैं अपन क्या, ऑर्डिनल अप्रोच। ये तो है संख्यात्मक, ये है आदर्शात्मक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमने कहा था कॉन्स्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, इतना जरूर कहूंगा, जो पैसा होता है ना, पैसे की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो घटने की बजाय क्या होती है, बढ़ती है, उल्टा होता है। जैसे एक सेव के बाद दूसरा आप करोगे तो मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी, लेकिन पैसा जो आपके पास है 100 रुपये है, अब 100 में से आपने 10 खर्च किए, पीछे 90 बचे, 20 खर्च किए, पीछे 80 बचे, खर्च कर लास्ट में 10 बचे, तो वो 10 की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी आपके लिए, यूटिलिटी उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि वो आपके पास कम बचा है। लेकिन हम यहाँ क्या मान रहे हैं कि वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अच्छे से समझाया है लास्ट लेक्चर में, आप देख लीजिएगा। चलिए फिर हमने कहा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हम जानते हैं मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, डिमिनिश होती है, ठीक है। चलिए आगे, इस लॉ के कुछ लिमिटेशन है। हमने कहा सबसे पहले जो यूनिट है वो होमोजीनियस होनी चाहिए, एप्पल सब एक साइज की होनी चाहिए। पहले से दूसरी वाली बड़ी सेव होती, ज़्यादा टेस्टी थी, या उसकी क्वालिटी वो अमेरिकन सेव होती, तो उसको मज़ा ज़्यादा आएगा, यूटिलिटी कम तो होने की बजाय ज़्यादा आएगी। दूसरा स्टैंडर्ड यूनिट, सिर्फ पानी की एक बूंद दे दी, फिर एक बूंद दी, तो इससे यूटिलिटी कम होने की बजाय बढ़ेगी उल्टा, क्योंकि उसकी प्यास को आपने जगा दिया है। फिर कंटिन्यूस कंजम्पशन, बीच में ब्रेक नहीं है, एक सेव अभी खाई, 1-2 घंटे बाद खाई, तो वापस भूख लग गई, तो यूटिलिटी कम होने की बजाय उतनी ही रहेगी। फिर प्रेस्टीजियस गुड्स, जो महंगे लग्जरी गुड्स होते हैं, उसमें तो एक के बाद दूसरा लाओगे, तीसरा लाओगे, क्या मज़ा कम आएगा। ज्वेलरी है, लग्जरी चीज़ें हैं, तो इनमें तो हमेशा मज़ा ज़्यादा ही आता है, ठीक है। और रिलेटेड और अनरियलिस्टिक अजम्पशन। चलिए फिर हमने कहा लास्ट कंज्यूमर सरप्लस, कि अल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि आप कोई कंज्यूमर कितना पैसा देने को तैयार है। उसने कहा 1000 रुपये में पानी के लिए दे सकता हूँ, लेकिन बोतल उसको 10 में मिल गई, तो 990 उसको क्या मिल गया, कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। तो इसको हमने कैसे डिफाइन किया था कि वो कितना देने को तैयार है और उसमें से एक्चुअली कितना पे करता है, ठीक है। अब इसकी लिमिटेशन भी है, ये क्या आपको सही बात लगती है इनकी, कि कंज्यूमर को सरप्लस हो गया, फ़ायदा हो गया। मान लो आपको प्यास लगी थी बड़ी खतरनाक, आपने कहा कि यार 100 रुपये ले लो, कोई पानी की बोतल दे दो, पानी पिला दो। अब दुकान पे तो वो 20 रुपये में ही मिलेगी बोतल। अल्फ्रेड मार्शल वहाँ कूद के आ गया कि 80 रुपये का फ़ायदा हो गया, फ़ायदा हो गया, फ़ायदा हो गया। बताओ क्या ये फ़ायदा है? नहीं। क्या ऐसा करना पॉसिबल है? क्या आप हर चीज़ के लिए ये अनुमान लगा सकते हो कि मैं इसके लिए कितना देने को तैयार हूँ, और क्या वो रियलिस्टिक होगा? तो ऐसा संभव नहीं है, तो इसकी कुछ लिमिटेशंस है। अब दूसरी थ्योरी पे आते हैं। ये तो थे कौन, हमने कहा 2 तरह की अप्रोच चलती है। एक जो कहता है यूटिलिटी को, किसको, यूटिलिटी शब्द की तो गांठ बांध के जेब में डाल देना। यूटिलिटी को हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, नाप सकते हैं। किसने कहा? अल्फ्रेड मार्शल ने। अब दूसरे भाई साहब पे आते हैं, कौन, कि भाई मेज़र नहीं किया जा सकता, जो बिल्कुल व्यवहारिक बात करते हैं कि यूटिलिटी है, मज़ा है, इसको कैसे आप नापोगे। इतना ज़रूर कह सकते हो मज़ा ज़्यादा आया या कम आया, या 2 गुड्स दे दोगे तो कह देगा इसमें ज़्यादा आया, इसमें कम आया, लेकिन ऐसे नहीं कह सकते इसमें 10 आया, इसमें 7 आया। ये चीज़ नहीं हो सकती। तो ये किसने कहा? एलन और हिक्स ने, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, वहाँ हमने पढ़ा था क्या, यहाँ हमने पढ़ा था मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब यहाँ पढ़ेंगे हम क्या, इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। क्या पढ़ेंगे? इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। अब इसको समझिएगा आप ध्यान से, इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस को।
छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस आप मेरी बातों को एक बार के लिए ध्यान से सुनना, बिल्कुल कॉन्स्टेंटली। कॉम्बिनेशन, क्या कहा इन्होंने, इंडिफरेंस करो एनालिसिस क्या कहता है? इन्होंने कहा एक कॉम्बिनेशन लेते हैं जिसके अंदर अपन 10 सेब लेते हैं और 20 केले लेते हैं। आपको यहाँ संतुष्टि जो मिली उतनी ही संतुष्टि आपको एक और मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, ये रहा, ठीक है, बना बनाया यूँ ही दिमाग लगाना। देखिए क्या कहता है इंडिफरेंस करो एनालिसिस, सुनिएगा ध्यान से, है ना, थोड़ा सा ध्यान दे के सुनिएगा। ये कहता है मान लो दो प्रोडक्ट है, कोई भी फूड है एक तरफ क्लोथिंग है, कपड़े हैं। हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया, एक कंज्यूमर को बोला कि भाई आपको एक तो फूड दे रहे हैं, एक तो खाना दे रहे हैं और 12 कपड़े की यूनिट दे रहे हैं। जो आपको संतुष्टि मिली, जो आपको सेटिस्फैक्शन मिला, दूसरा ऑप्शन उसको दिया, आपको 2 कपड़े देंगे लेकिन 2 खाना देंगे, 2 फूड की यूनिट देंगे, लेकिन आपको कपड़े कितने देंगे, कुछ कम कर देंगे। इसको बढ़ा दिया, प्लस कर दिया, तो इसको कुछ माइनस कर देंगे, 6। तीसरा ऑप्शन है 3 तो देंगे फूड और ये कितने देंगे, 4 ही देंगे। चौथा ये 4 देंगे, ये 3 ही देंगे। अब ये जो चारों ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में कंज्यूमर को जो सेटिस्फैक्शन है वो कैसा मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है, बराबर मजा आ रहा है। कंज्यूमर कह रहा है भाई मेरे को या तो 1 यूनिट आप फूड की दे दो, 12 कपड़े की दे दो, या 2 यूनिट फूड की दे दो, 6 कपड़े की दे दो। तो इन सब में मुझे क्या मिल रहा है, बराबर मजा मिल रहा है। एलन और हिक्स का कहना है कि वो नंबर में नहीं बता सकता कंज्यूमर, लेकिन वो इतना कह सकता है मुझे कब मजा बराबर आ रहा है, कब बराबर नहीं आ रहा है। अब जैसे मान लो आपके पास लिमिटेड संसाधन है, सोचिएगा मेरी बात पे, है ना। आपके सामने 2 ऑप्शन रखे गए, एक तरफ इधर कुछ खाने की प्लेट पे कुछ सामान रखा, आपको भूख लगी हुई है, दूसरी तरफ कुछ कपड़े रखे आपके लिए, और जो आपके पास पैसा है उससे ये दोनों चीज़ें आपको दे रहे हैं। ये एक तो बढ़िया खाने की प्लेट और ये कुछ 10 टी-शर्ट आप ले लीजिए, आपके पैसे में इतना मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपके सामने रखा कि आपको एक की बजाय 2 दिन खाना मिलेगा लेकिन कपड़े 6 ही मिलेंगे। तीसरा ऑप्शन 3 दिन का खाना मिलेगा, कपड़े थोड़े और कम मिलेंगे। अब आप एज ए कंज्यूमर ये सोच सकते हो, क्या इनको नंबर तो नहीं दे सकते कि किस में ज़्यादा, लेकिन ये कह सकते हो कि भाई मुझे पहले ऑप्शन में और दूसरे ऑप्शन में बराबर मज़ा आ रहा है, बराबर यूटिलिटी प्राप्त हो रही है, चाहे ये दो चाहे ये दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है। अब सुनिएगा एक मेरी बात इंपॉर्टेंट, आप अगर देख रहे हो इसके अंदर पहला जो फूड की यूनिट है ना, समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से, ये टेक्निकल पॉइंट है। फर्स्ट जो फूड की यूनिट है उसके साथ में कितना दे रहे हैं हम, 12 कपड़े की यूनिट दे रहे हैं, और उसको मान लो यहाँ जो मज़ा आया वही मज़ा किस में आ रहा है, इसको 2 कपड़े की यूनिट, 2 फूड की यूनिट और 6 कपड़े पे बराबर मज़ा आ रहा है। अब आप देखिए, इसने खाने की एक प्लेट को बढ़ाने के लिए, एक यूनिट को बढ़ाने के लिए, मतलब जोड़ने के लिए, यहाँ कितने कपड़ों का त्याग कर दिया, 6 कपड़ों का त्याग कर दिया। कितने का त्याग कर दिया, 6 कपड़े दे दिए, और बदले में क्या ले लिया, एक फूड की एक्स्ट्रा यूनिट ले ली। दोबारा देखिए अगले, इसने एक और फूड की यूनिट ऐड करने के लिए, 2 की बजाय 3 के लिए, अब बदले में इसने कितना त्याग किया है, तो पहले 6 था, अब वो 4 पे राजी हो गया। मतलब कितने का त्याग कर दिया उसने, 2 क्लोथ की यूनिट का त्याग कर दिया। फिर उसको कहा कि एक और फूड की ले लो आप यूनिट, अब उसने कहा मैं अब इसके बदले सिर्फ एक ही कपड़ा कम करूँगा। तो ये देखिए, इसने एक अजीब सा खेल कर दिया। क्या, ये पहले एक फूड की यूनिट के लिए 6 कपड़े देने को तैयार था कि भाई एक मेरे को प्लेट एक्स्ट्रा दे दो, मैं 6 कपड़े कम कर दूंगा, लेकिन दूसरी फिर अगली प्लेट के लिए वो 2 ही कम करने को तैयार हुआ,
और तीसरी में तो 1 के बराबर 1 आ गया। ऐसा क्यों? सोचिए जरा। कायदे से तो ये होना चाहिए। कायदे से क्या होना चाहिए मैं बताऊं आपको। इधर मान लो फूड है और इधर क्लोथ है, और मान लो ये 1 फूड है और 12 क्लोथ है, तो यहाँ 2 फूड होगा तो यहाँ 11, यहाँ 3 करना है उसको तो 10, या आप 2-2 के गैप से ले सकते हो। 2 करने हैं तो इसको 10, 3 करने हैं तो 8, 4 करने हैं तो 6, 5 करने हैं तो 4। मतलब वो क्या कर रहा है, हर 1 यूनिट एक्स्ट्रा जोड़ने के लिए इधर 2 का त्याग करता जा रहा है, 2 का त्याग करता जा रहा है, 2 का त्याग करता जा रहा है, 2 का त्याग कॉन्स्टेंटली। लेकिन ये क्या कर रहा है भाई साहब, देखिए पहली 1 एक्स्ट्रा फूड की यूनिट के लिए उसने कितना त्याग कर दिया, 6 कपड़े का त्याग कर दिया। दूसरे के लिए 6 नहीं किया इसने, दूसरे के लिए सिर्फ 2 ही का किया। और तीसरे में तो बिल्कुल 1:1, 1 लो 1 इधर 2। ठीक है, ऐसा क्यों? सोचिए जरा, थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए डालिए डालिए। जवाब चाहिए मुझे। याद है आपको मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस अभी हमने पढ़ा था, उसने क्या कहा था कि किसी भी व्यक्ति के पास कोई एक चीज़ है, जब अगली चीज़ उसको वही सेम दोगे तो दोबारा उतना मज़ा नहीं आएगा। वही सेम चीज़ तीसरी बार दोगे तो और कम मज़ा आएगा, चौथी बार और कम आएगा, एक लेवल पे जाके बिल्कुल 0 हो जाएगा मज़ा। तो यहाँ देखिए आप, ये हो रहा है इसके साथ, कंज्यूमर के साथ, कि उसके पास फूड सिर्फ कितना है, 1 ही है। क्लोथ कितने पड़े हैं, खूब सारे पड़े हैं, 12। तो यूटिलिटी ज़्यादा किसकी है बताओ? फूड की यूटिलिटी उसके लिए ऑब्वियसली ज़्यादा है, क्योंकि जो चीज़ कम होती है अपने पास उसकी उपयोगिता अपने पास क्या होती है, ज़्यादा। कपड़े तो 12 पड़े हैं, खूब सारे पड़े हैं, तो इनकी इतनी यूटिलिटी नहीं है। तो ये जो अगली 1 यूनिट है फूड में, सिर्फ 1 यूनिट एक्स्ट्रा करने के लिए इधर 6 का त्याग करने के लिए रेडी है। वो 6 यूनिट कपड़े की त्याग कर सकता है, क्योंकि इसके लिए उस 1 प्लेट की कीमत क्या है, उसकी यूटिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही अगली यूनिट उसको ऑफर करोगे, क्योंकि अब उसके पास 2 आ चुका है, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी अगले यूनिट की, तीसरे की क्या हो गई है, अब कम हो गई है। तो अब वो 6 इसको त्याग करने की बजाय सिर्फ कितना ही त्याग करेगा, 2। अब इसके बाद उसके पास 3 प्लेट आ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा खाना है, तो अब उसके लिए खाने की अब अगले प्लेट की उतनी यूटिलिटी नहीं है। तो अब वो अगले के लिए 1 के बदले सिर्फ 1 ही त्याग करेगा, क्योंकि इधर उसके पास कपड़ा क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो कपड़े की उसके लिए उपयोगिता वापस क्या हो रही है, बढ़ रही है। बात समझ आई? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एक कंज्यूमर है, दोबारा सुनिएगा मेरी बात, एक कंज्यूमर है, उसके सामने 2 ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन 1 में खाना है, ऑप्शन बी में कपड़े हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, ये मूलभूत आवश्यकताएं होती है। एक तरफ उसको खाना दिया गया 1 प्लेट और कपड़े दिए गए कुछ ज़्यादा। अब जो चीज़ कम है उसके पास सिर्फ 1 ही यूनिट है, पहली सेव उसको दी तो उसके लिए यूटिलिटी उस सेव की क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो उसको कहा कि भाई 1 प्लेट एक्स्ट्रा दे देते तेरे को, तो वो कितना त्याग करता है, सीधा 6 का त्याग कर देता है इधर, क्योंकि वो 1 यूनिट लेने के लिए वो 6 यूनिट कम करने को तैयार है, वापस देने को तैयार है, क्योंकि इसकी उपयोगिता इसके लिए क्या है, ज़्यादा। लेकिन उसके पास अब 2 हो चुकी है, 1 और ऐड करने के लिए अब क्या वापस वो 6 कम कर देगा, नहीं, अब वो इसके लिए यूटिलिटी कम है तो इसके लिए कम ही त्याग करने को रेडी होगा। फिर 1 और करने के लिए बिल्कुल सिर्फ 1 ही यूनिट देने को तैयार होगा। ये एग्जाम्पल सिर्फ हाइपोथेटिकल है, ऐसा नहीं है कि एक्चुअली में वो 6 ही करेगा। ये सिर्फ एक उदाहरण के लिए, ये समझाने के लिए कि जब वो पहली यूनिट 1 एक्स्ट्रा लेगा तो उसके लिए ज़्यादा त्याग करने को रेडी होगा, दूसरी और मिलेगी तो थोड़ा कम, फिर तीसरे में और कम वो त्याग करने को रेडी होगा। अब सुनिए मेरी बात, ये जो जितने भी कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन A B C D, कंज्यूमर कह रहा है मुझे इन सब में बराबर मज़ा आ रहा है, चाहे तो मुझे आप ये दो, चाहे तो मुझे ये दो, इन सब में मुझे सेटिस्फेक्शन इक्वल मिल रहा है। मैं ये तो नहीं बता सकता किस में कितना मिल रहा है, नंबर्स में नहीं बता सकता, क्योंकि हम कौन सी अप्रोच पढ़ रहे हैं, ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ रहे हैं। और ऑर्डिनल अप्रोच किसने दी, एलन और हिक्स ने दी। क्या कहा इन्होंने कि हम यूटिलिटी को नंबर्स में, अंकों में नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, लेकिन ये बता सकते हैं कि इनमें मुझे बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो ये इनडिफरेंस कर्व कुछ नहीं है, इनडिफरेंस कर्व क्या है, एक ग्राफ है, एक क्या है, ग्राफ है। इधर तो लिखा हमने क्लोथ,
यानी कपड़ा, इधर लिखा फूड यानी खाना, और फूड की 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट और 5 यूनिट, और इधर देखें तो 2, 4, 6, 8, 10 और 12। फर्स्ट कॉम्बिनेशन में वो क्या कह रहा है, पहले कॉम्बिनेशन में वो कह रहा है मुझे फूड की तो 1 यूनिट ही चाहिए, लेकिन उसके साथ क्लोथ की कितनी चाहिए, 12। तो दोनों मैच कहाँ हो रहे हैं, सॉरी ये थोड़ा इधर आ गया, इस पॉइंट पे मैच हो रहे हैं। दूसरे ऑप्शन में उसने क्या कहा, मुझे फूड की 2 यूनिट चाहिए, कितनी, 2, और उसके बदले क्लोथ की कितनी चाहिए, 6। तो उन दोनों को मिला दीजिए, ये आ गया। तीसरे में उसने कहा फूड की मुझे 3 यूनिट चाहिए, लेकिन उसके बदले क्लोथ की मुझे 4 चाहिए, तो ये ऑप्शन आ गया। फिर इसमें 4 यूनिट के बदले वो क्या करेगा, 3 ही देने को तैयार, 3 यूनिट लेगा। ये जो पॉइंट है ना, कुछ ऐसा ही है, थोड़ा ये मैच नहीं हो रहा है। ये क्या है आपका इंडिफरेंस कर्व है, इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है। सर कुछ समझ नहीं आया तो सुनिए, इंडिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का शाब्दिक अर्थ क्या है बताऊं, फर्क। डिफरेंस का मतलब होता है फर्क। जब कहें इनडिफरेंस मतलब कोई फर्क नहीं, कर्व, कर्व यानी वक्र या कोई एक रेखा जिसके ऊपर अलग अलग चीजें हम दर्शाते हैं। इनडिफरेंस मतलब इस लाइन के ऊपर जितने भी बिंदु आ रहे हैं उन सब बिंदुओं में उपभोक्ता को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको चाहे तो आप ये वाला कॉम्बिनेशन दो, चाहे तो ये वाला दो, चाहे तो ये वाला दो, चाहे तो ये वाला दो, या यहाँ कोई दो, इन सब के ऊपर उसको क्या मिल रहा है, बराबर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। बात समझ आई। कंज्यूमर क्या है, इनडिफरेंट है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये दो ये दो ये दो, सब में उसको सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है। तो कोई भी ऐसा ग्राफ जो ये दर्शाता हो क्या कि कंज्यूमर को इनमें से कोई भी ऑप्शन दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, ऐसे कर्व को हम क्या बोलेंगे, इनडिफरेंस कर्व बोलेंगे। बात समझ आई। किसने दिया ये पूरा कॉन्सेप्ट, एलन और हिक्स ने। दोबारा मैं बता देता हूँ आपको फाइनली एक बार, क्या है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व कहता है कि कंज्यूमर अंकों में नहीं बता सकता। पहली चीज इसने क्या बोली, अंकों में यानी नंबर्स में क्या नहीं बता सकता, यूटिलिटी। लेकिन उसको सब्जेक्टिवली वो एक्सप्रेस कर सकता है कि कहाँ ज़्यादा कम या बराबर, वो बता सकता है। तो इन्होंने एक एनालिसिस किया कि कोई भी 2 गुड्स लिए, एग्जाम्पल में फूड और क्लोथ लिए, और कहा कि 1 यूनिट फूड की 12 यूनिट क्लोथ की। फिर इसको नाम दिया कॉम्बिनेशन ए। फिर एक दूसरा कॉम्बिनेशन दिया कि फूड की 2 यूनिट और बदले में वो इसको 6 त्याग करके 6 यूनिट क्लोथ की। सी को ऑप्शन दिया 3 यूनिट इसकी 4 इसकी, और डी ऑप्शन दिया उसको 4 यूनिट इसकी और 3 यूनिट इसकी। इन सब के अंदर उसको क्या मिल रहा है, इक्वल सेटिस्फैक्शन, सब में बराबर 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 सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। चाहे उसको ये ऑप्शन दीजिए तो भी वो ले लेगा, इसमें भी राजी इसमें भी राजी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ एक बात हमारे सामने आई, चलो इसको बाद में करते हैं। फिर अगर इसको आप ग्राफ के ऊपर प्लॉट करोगे, मतलब इन सारे बिंदुओं को ए बी सी डी, जहाँ उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर मिल रहा है सेटिस्फैक्शन, तो ये जो बराबर सेटिस्फैक्शन को दर्शाने वाला ग्राफ होता है, इस कर्व को क्या बोलते हैं, जो कर्व बनता है उसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। अब इस इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज एग्जाम में पूछी जाती है कि इंडिफरेंस कर्व की विशेषता ये किस तरह का होता है। तो आपने देखा है किस तरह का होता है इंडिफरेंस कर्व, देखो ये इस तरीके से कुछ हमने देखा अभी, इस तरीके से थोड़ा झुका हुआ, ये यहाँ से नीचे की तरफ झुका हुआ, देखो दिख रहा है, यहाँ झुकाव नीचे की तरफ है और यूँ राउंड में बना हुआ है। तो सबसे मेन जो अभी डिस्कस करना है कि ये शेप इसका ऐसा क्यों है, मैं ऐसा क्यों हूँ, ये इस तरीके से क्यों है, इसकी बजाय ये सीधा सीधा ऐसा क्यों नहीं है या ऐसा क्यों नहीं है। बात समझ आई भाई। हमने कहा ये कर्व जो है इस तरीके से बना हुआ है,
तो हमने सवाल किया कि ये ऐसा क्यों नहीं है, या ये इसका अपोजिट ऐसा क्यों नहीं है। इसका कारण है क्या, वही जो हमने पीछे पढ़ा था, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। समझिएगा, ऐसा इसलिए कि जो फूड की एक एक्स्ट्रा यूनिट उसको लेनी थी, खाने की एक एक्स्ट्रा यूनिट लेनी थी, उसके लिए उसने कितना त्याग कर दिया, 6 का। अगली के लिए 2 एक्स्ट्रा, अगली के लिए सिर्फ 1। मतलब जो ये रेट है, जो ये क्या है, घटती हुई दर है। क्या है ये, घटती हुई दर है। दूसरा, अगर इसकी जगह वो होता जो मैंने कहा सब में बराबर, 1 के बदले 12, 2 के बदले 10, 3 के बदले 8, 4 के बदले 6, मतलब हर बार सिर्फ कितना त्याग कर रहा है वो, 2 का, सिर्फ कितना कांस्टेंट रेट से त्याग कर रहा है। तो अगर ये कांस्टेंट होता तो अपना कर्व कुछ ऐसा बनता। देखिए, अगर ये ऐसे कांस्टेंट होता तो ये कर्व कुछ ऐसा बनता। मैं यहाँ बना देता हूँ, है ना, दोबारा कौन बनाएगा, देखिएगा। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में 1 के साथ कितना है, 12 यूनिट, ठीक है, पहला पॉइंट बनना यहाँ। ये इसके हिसाब से पढ़ रहे हैं ना अपन। 1 के साथ कितना, ऑप्शन 1, बी, सी और डी, ये है फूड, ये है क्लोथ। 1 के साथ कितना, 12, 2 में, मतलब 2 में इधर 10, 3 में 8, 4 में 6। अगर आप इसको मिलाओगे तो ये लाइन कैसी बनेगी, स्ट्रेट बनेगी। कैसी बनेगी, स्ट्रेट बनेगी। मतलब ये बात हमें पता चली, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी कहती है कि हर एक्स्ट्रा यूनिट के लिए, हर अतिरिक्त यूनिट पे जो उसकी यूटिलिटी है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो क्योंकि पहली यूनिट से जब दूसरी जुड़ रही थी तो यूटिलिटी ज़्यादा थी, तो उसने 6 का त्याग कर दिया। लेकिन अगले पे उसको यूटिलिटी कम मिल रही थी तो वो 2 का ही त्याग करने को तैयार हुआ। 3 सिरे पे 1 का ही त्याग करने का, मतलब जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ध्यान से सुनिएगा मेरा शब्द जो मैं बोल रहा हूँ, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूट किसको बोलते हैं, एक की बजाय दूसरे को लाना, उसको क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट। आप सुनते हो ना कि भाई वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा हुए चोटिल, उनकी जगह नए सब्स्टिट्यूट अंबाती रायडू को भेजा गया। सब्स्टिट्यूट का मतलब किसी को हटाना, उसकी जगह दूसरे को लाना। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि फूड की एक यूनिट जो है उसके बाद दूसरी उसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप सब्स्टिट्यूशन जो है, मतलब कपड़े की जगह फूड को सब्स्टिट्यूट बना रहे हो, तो वो कितना त्याग कर रहा है, 6 का, दूसरे में 2 का। जो ये रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ना, दर सब्स्टिट्यूट करने के बजाय वो कितना त्याग कर रहा है, ये जो त्याग करने की दर है ये क्या है, घटती हुई दर है। क्या है, घटती हुई दर है। पहले में वो ज़्यादा त्याग करने को रेडी होगा, दूसरे में थोड़ा कम, तीसरे में थोड़ा। तो ये जो घटती हुई दर है इसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल का मतलब तो होता है सीमांत, हर अतिरिक्त एक फूड की यूनिट के लिए, हर अतिरिक्त एक फूड की यूनिट के लिए वो कितना त्याग करने को रेडी है, इसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये क्या है, डिक्रीजिंग है। क्या है, डिक्रीजिंग है, घटती हुई है। इस वजह से ये इंडिफरेंस कर्व ऐसा बन रहा है। वहीं अगर ये कांस्टेंट होती, 2 2 2 2 रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, कांस्टेंट होती, तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाती। बात समझ आई आपको, ओके, ठीक है। और इसकी वजह उल्टा होता है, ये बढ़ती जाती है। अगर 2 के बाद 4 6 तो ये कर्व इस तरीके से बन जाता। बात समझ आई, इतनी थोड़ी थोड़ी आई होगी। अभी इसको पढ़ेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं पढ़ा के चला गया यार आपको समझ ही नहीं आया। एक एक कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल दिमाग के अंदर घर करके जाएगा। और जब मज़ा तो तब आएगा जब अपन रिवीजन करेंगे। अपनी जो मैराथन क्लासेज होगी जिसके अंदर अपन सैटरडे संडे को पूरा रिवीजन करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल फिंगर्स के ऊपर आपके होगी वो सारे। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? बस ये हो गया आपका क्या, जो सिलेबस के अंदर एक टॉपिक दे रखा है, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोच, या इसको आप कह सकते हो क्या, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर का बिहेवियर।
क्या बिहेवियर समझ आया? पहले में तो हमें ये समझ आया कि हर अतिरिक्त यूनिट पे उसको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है मार्जिन, वो डिमिनिशिंग रेट से, घटती हुई दर से, तो हमने कहा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ क्या समझ आया? यहाँ हमने कहा कि कंज्यूमर नंबर में बता नहीं सकता, लेकिन वो ये कह सकता है बराबर बराबर मिल रहा है। तो यहाँ हमें ये समझ आया कि हर अगली यूनिट को लेने के लिए जो उसके त्याग करने की दर है, जो उसके छोड़ने की दर है, एक प्लेट फूड की एक्स्ट्रा लेने के लिए जो कपड़े वो त्याग कर रहा है, वो त्याग करने की दर क्या है? वो भी घटती हुई दर है। पहले में 6, दूसरे में 2, फिर 1, इस तरीके से घटती हुई दर से वो त्याग करता है। और इस वजह से हमारा जो हमने जो कर्व बनाया है, इंडिफरेंस कर्व क्या शो करता है? जिसके ऊपर उसको बराबर बराबर सेटिस्फेक्शन मिलता हो, ऐसी कोई लाइन जो ये रिप्रेजेंट करती है क्या? इक्वल सेटिस्फेक्शन। क्या? बराबर सेटिस्फेक्शन, उसको हम क्या कहते हैं? इंडिफरेंस कर्व। और एक प्रॉपर्टी हमने समझी कि इंडिफरेंस कर्व भी ऐसा झुका हुआ क्यों होता है इस तरीके से? क्योंकि जो रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होती है, जो घटने की दर है, जो त्याग करने की दर है, वो क्या हुई होती है? घटती हुई होती है, इस वजह से। ठीक है, अब इसकी कुछ और भी प्रॉपर्टीज है, उसको पढ़ते हुए कल इसके क्वेश्चन करके मैं इसको खत्म करूंगा टॉपिक को। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर कल की क्लास में। आप बिल्कुल इसको साथ साथ में पढ़ते रहिएगा, मैं इसके नोट्स जो है वो ये अपलोड कर दूंगा अभी आपके सामने। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।